अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास, हमने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने जाना था कि चुनाव क्या होते हैं। चुनाव क्या होते हैं क्लास? उसमें हमने ये देखा था कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लोग होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अगर वो ठीक से काम नहीं करें तो उन्हें बदल भी सकते हैं। इसके अलावा क्लास हमने ये जाना था कि लोकतांत्रिक चुनाव का आधार आखिर क्या होता है। लेकिन क्लास, आज का सवाल ये है कि क्या भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? अब ये चीज़ हम कैसे जानेंगे कि भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं? तो क्लास, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, पता करने के लिए हमें भारतीय चुनाव पद्धति के बारे में जानना होगा। अब भारतीय चुनाव पद्धति के बारे में के साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि भारत में जो निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया है वो किस तरीके की है। निर्वाचन अर्थात चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की है। क्लास, हम इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं पहले, और एग्ज़ाम्पल हम अपनी ही क्लास से लेते हैं, ठीक है। और आज हम अपनी क्लास में क्या कराने वाले हैं? एक इलेक्शन कराने वाले हैं, चुनाव कराने वाले हैं। चुनाव जो होगा वो प्रधानमंत्री नहीं बनना है हमें, है ना। तो चुनाव किसके लिए कराना है? चुनाव हमें एक मॉनिटर बनाने के लिए कराना है। तो अगर हम कहें कि हमें एक मॉनिटर अपनी क्लास से चुनना है और उसके लिए चुनाव कराना है, तो क्लास हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि हम ये कहेंगे क्लास में कि जो भी मॉनिटर बनना चाहते हैं वो खड़े हो जाए। तो उनमें से हो सकता है आपकी क्लास में इच्छा रखते हो, 4 लोग इच्छा रखते हैं कि वो मॉनिटर बने। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा? वो आपसे कहेंगे, अब दूसरी बात ये होगी कि वो आपसे ये कहेंगे कि मैं मॉनिटर बनना क्यों चाहता हूँ। तो वो कहेंगे कि फ़र्स्ट वाले ने कहा कि मैं तो आप लोगों की सबकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा, इसलिए आप मुझे मॉनिटर बना दीजिए। सेकंड वाले ने कहा कि अगर क्लास में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंसिपल मैम से और क्लास की जो टीचर होंगी उनसे बात भी कर लूँगा आपके लिए, तो आप इसलिए मुझे मॉनिटर बनाइए। ऐसे ही अलग अलग सभी लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी बातें रखी और कहा कि आप हम में से चूज़ कीजिए। तो अब क्लास के पास, सबके पास वोट देने का अधिकार है, मतलब उन्हें चुनने का अधिकार है, सभी लोग चुनेंगे। तो हो सकता है कि पहले कैंडिडेट में से जो आपकी क्लास से स्टूडेंट हैं, आप में से ही पहले को 10 लोगों ने चुना, जो दूसरे हैं उन्हें 25 लोगों ने चुना, और जो तीसरे हैं उन्हें 5 ने, दूसरों को 6-7 ने, इस तरीके से अलग अलग चूज़ कर लिया। तो क्लास, यहाँ पर जो हमारे मॉनिटर बनेंगे वो कौन बन जाएंगे? हमारे यहाँ पर मॉनिटर सेकंड वाले बन जाएंगे, जिन्हें 25 स्टूडेंट्स ने चुना। तो इस तरीके से अब ये जिम्मेदारी उनके पास आ जाती कि जो मॉनिटर बनने की प्रक्रिया में हमने देखा कि इस तरीके से हमारे मॉनिटर बन गए। तो क्लास, इसी एग्जाम्पल को आगे हम भारत के संदर्भ में समझेंगे कि भारत में अगर बड़े लेवल पर जो इलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। अगर हम चुनाव की बात करें तो भारत में सबसे पहले हम चुनाव देख लेते हैं कि किस किस स्तर पर होते हैं, किस किस तरह होते हैं। तो भारत में आमतौर पर 2 तरीके के चुनाव देखने के लिए हमें मिलते हैं। पहला होता है आम चुनाव और दूसरा होता है उपचुनाव। तो क्लास, ये जो आम चुनाव है ये क्या होता है? ये हर 5 साल में होता है। हर 5 साल में हम अपने नेताओं को चुनते हैं और 5 साल तक वो सरकार बनाकर काम करते हैं, और फिर अगले 5 साल में दोबारा से हम इलेक्शन करते हैं, चुनाव होता है। तो ये हर जो 5 साल में चुनाव होता है इन्हें आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहा जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव आम चुनाव ही कहलाते हैं। अब क्लास, ये जो उपचुनाव है ये क्या होता है? ये ऐसी स्थिति में होता है जब किसी सदस्य की, मतलब जो कोई प्रतिनिधि थे हमारे, उनकी किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर वो किसी भी वजह से इस्तीफ़ा दे दें। तो अगर उनकी मृत्यु हो गई है या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो जो उनकी पोस्ट थी, जो उनका पद था, वो तो अब खाली हो गया। अब इसे क्या करना है? हमें फुलफ़िल करना है दोबारा से। तो इसके लिए हम क्या कराएंगे? इलेक्शन कराएंगे। इसी को कहा जाता है उपचुनाव। उपचुनाव यानी कि बाय इलेक्शन। अब ये तो हो गई बात, और जो हम अपनी क्लास में बात करने वाले वो जनरली हम आम इलेक्शन पर ही बात करेंगे कि जो आम चुनाव होता है उसकी क्या प्रक्रिया है।
चलिए क्लास, एक एक करके हम अब अपनी चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं। और सबसे पहले अगर चुनाव होता है तो सबसे पहले उसमें निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विभाजित करना होता है। क्लास, आपको यहाँ भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा और भारत के नक्शे में आपको बहुत छोटे एरियो में वो डिवाइड हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये डिवाइड जो किया गया है ये क्या होता है क्लास, ये निर्वाचन क्षेत्र होता है। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब कि शासन को ठीक तरीके से चलाने के लिए, अब पूरे भारत को तो मतलब एक साथ नहीं रन कर सकते ना, रूल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इस एरिया से एक नेता आएगा, वो इस एरिया के लोगों पर रूल करेगा, दूसरे एरिया से एक दूसरा नेता आएगा। तो इस तरीके से हमने लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, जो पूरे देश के लिए होते हैं, उसे कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है, 543। तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। और जब चुनाव होगा तो हम यहाँ से 543 प्रतिनिधियों को चुनेंगे, हर एक से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इस तरीके से हमारे जो प्रतिनिधि हो गए वो कितने हो गए क्लास, राइट, वेरी गुड, 543। अब यहाँ से जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसे कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य। ठीक क्लास। अब अगर हम दूसरे इलेक्शन की बात करें, यानी कि विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो तो पूरे कंट्री के लिए होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो पर्टिकुलर एक राज्य के लिए होते हैं। जैसा अभी आपने देखा कि कल जो रिज़ल्ट का अभी न्यूज़ में बहुत आप लोग देख रहे होंगे, है ना, कि बिहार में इलेक्शन हुआ। तो बिहार में जो इलेक्शन हुआ वो विधानसभा इलेक्शन था, विधानसभा चुनाव था बिहार में जो इलेक्शन हुआ। ठीक है। और यहाँ से भी इस और राज्य को भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और वहाँ से हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्र अलग हो सकते हैं। अगर बड़ा राज्य तो वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र बड़े ज़्यादा होगा, और अगर छोटा राज्य तो वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र कम होंगे उसी हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ से भी हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि आता है और इसे कहते हैं MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसी तरीके से जब हम पंचायतों के चुनाव की बात करते हैं, नगर पालिका के चुनाव की बात करते हैं, तो एक छोटे गांव को भी छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। और वहाँ से भी जो लोग इलेक्ट होते हैं वो पंचायत के सदस्य या नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। तो क्लास, हमने ये देखा कि जब चुनाव होता है तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो पूरा क्षेत्र है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटना। और बांटना क्यों, ताकि ठीक तरीके से इलेक्शन हो सके और शासन ठीक तरीके से चलाया जा सके। इस तरीके से उसे बांट दिया जाता है और इसी को क्या कहते हैं क्लास, हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। अभी हम आगे बात करेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो निर्वाचन क्षेत्र तो हमने समझ लिया, लेकिन भाई ये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। आरक्षित मतलब रिज़र्व। तो जैसे कुछ चीज़ें रिज़र्व कर ली जाती है ना, तो उस तरीके से ही अब आप सबको पता है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, तो हमने ये देखा था कि जो चुनाव हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव को क्या बनाया था, खुला चुनावी मुकाबला था। मतलब कंपटीशन था, ओपन कंपटीशन था कि कोई भी आ सकता है, लड़ सकता है चुनाव, है ना। तो वहाँ पर ओपन कंपटीशन था। लेकिन क्लास, संविधान निर्माताओं को एक साथ में ये चिंता भी थी कि अगर हमने खुला चुनावी मुकाबला तो अपना लिया, लेकिन ऐसे में जो कुछ समाज के कमज़ोर समूह होंगे तो वो किस तरीके से लोकसभा या विधानसभा में पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो क्योंकि, और ऐसा क्यों उन्हें चिंता हुई, क्योंकि जो सभी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों के पास संसाधन है, सभी लोगों एजुकेटेड हैं, सभी लोगों के संपर्क में। तो जो कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे उनके पास उतना संसाधन नहीं होगा, उतने पैसे नहीं होंगे, एजुकेशन उनके पास इतना नहीं होता है ना, उनके संपर्क दूर दूर तक नहीं होते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से। तो इसके और दूसरे सामने उनके खड़े हैं, अगर सामने उनके खड़े हैं पावरफुल लोग, तो पावरफुल लोग तो कमज़ोर लोगों को दबा ही लेंगे ना, है ना क्लास। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। इसमें क्या होता है, इसमें जो अनुसूचित जातियाँ होती है, SC ST
उनके लिए आरक्षित सीट कर दी जाती है। ठीक है क्लास। और ये जो आरक्षित सीट की जाती है, ये अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं, और स्थानीय स्तर पर देखें तो ओबीसी के लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें हैं। महिलाओं के लिए अभी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला है, जबकि आप लोगों को पता है कि महिलाओं को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना। और आप देखते हैं कि जो नेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं संसद में, अगर आपने देखा होगा बहस, तो आपने देखा होगा कि वहाँ कितने कम महिलाएं जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो इसीलिए कि सभी का प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए आरक्षण दे दिया जाता है। तो उसी तरीके से SC ST OBC वुमेन्स महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इतनी बात क्लियर क्लास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमारा पहला काम ये हो गया कि हमने जो हमारे पास एरिया था उसको डिवाइड कर दिया कि भाई इतने क्षेत्र में कर दिया, इतने क्षेत्र में इतने प्रतिनिधि हम चुनेंगे। दूसरी बात हमने ऐसा भी देख लिया कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें भी जगह दे दी कि इस एरिया से इसी सीट पर वो चुन कर आएंगे। अगर ST है तो वहाँ से ST ही चुन कर आएंगे, ST के बीच में ही मुकाबला होगा। ठीक। अब दूसरा जो हमारा काम होता है वो ये है कि वोट कौन देगा अब, है ना। तो वोट कौन देगा, उसके लिए एक मतदाता सूची तैयार की जाती है इलेक्शन से पहले। इसी को मतदाता सूची कहते हैं, या फिर हम इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। और क्लास अब वोट कौन देगा, आपको जैसे पता होगा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में बताया गया है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी को दिया गया है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, है ना, उन सब के भेदभाव के बिना सभी को क्या अधिकार है, सभी को वोट देने का अधिकार है। और ये जो वोट देने का अधिकार है, सभी क्या करेंगे, सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार है। और हर किसी का जो मत होगा उसका मोल क्या होगा, उसका मोल समान होगा। लेकिन क्लास क्या कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें वोट देने से रोका जा सकता है? तो हाँ, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। जैसे कुछ आपराधिक लोग हों, आपराधिक पृष्ठभूमि से हो, या फिर कुछ अस्वस्थ मन के हों, मतलब उनका जो माइंड है वो ठीक काम ना कर रहा हो, है ना, मानसिक रूप से। तो इस तरीके से उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन क्लास ऐसी जो कंडीशन है या ऐसा जो किया जाता है वो बहुत ही विशेष अवस्था में किया जाता है। अब ये जो जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट की, ये जो हमारी जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि हमारी वोटर लिस्ट में जो सारे लोग हैं सभी लोगों का नाम दर्ज हो। इसके बाद हम देखेंगे सूची का नवीनीकरण। क्लास, सूची का नवीनीकरण क्या होता है? सूची का नवीनीकरण का मतलब ये है कि हमें हर 5 साल में सूची को दोबारा से चेक करना पड़ता है। अब हम उसे दोबारा से क्यों बना रहे हैं हर 5 साल में? वो इसलिए क्लास, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो जब तक 5 साल में इलेक्शन होंगे तो बहुत सारे लोग 18 साल मतलब 18 साल के हो गए होंगे, उनका बर्थडे आया होगा, है ना, 18 साल के हो गए होंगे वो लोग जो कि पिछले इलेक्शन में नहीं हुए थे। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस लिस्ट में उन लोगों का नाम ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब वो वोट दे सकते हैं। उसी तरीके से हो सकता है कि जो हमारी पुरानी लिस्ट थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हुए होंगे जो अब नहीं रहे होंगे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा उनका, तो उससे उनका नाम कट किया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई लोग अभी जैसे दिल्ली में रह रहे थे फिर यूपी में जाके रहने लगे, तो पहले दिल्ली में रह रहे थे तो दिल्ली के वोटर थे, अब यूपी में जाकर बस गए हैं, वहीं पर रह गए हैं, तो वहाँ के वोटर होंगे वो। तो इस तरीके से इधर से नाम कटता है और दूसरे में ऐड हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सूची का नवीनीकरण करना पड़ता है। और ये जो नवीनीकरण होता है ये हर 5 साल में होता है। क्लियर क्लास? चलिए, इसके अलावा एपिक मतलब इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड।
फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड चुनाव फ़ोटो पहचान पत्र आपने देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा, है ना। तो पहचान पत्र होता है, तो जब वोट देने के लिए जाते हैं और वोटर लिस्ट बनती है तो इन सभी को एक कार्ड इशू किया जाता है ना, कि एक कार्ड इशू किया जाता है और जब उनका लिस्ट में नाम हो जाता है तो उसी को कहते हैं एपिक, यानी कि पहचान पत्र। चुनाव उस पर सभी का फ़ोटो होता है और जब क्लास इलेक्शन होते हैं ना, जब लोग वोट देने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको दिखाना पड़ता है, उसमें फ़ोटो भी होता है और वो भी, ये सभी लोगों को प्रदान किया जाता है। और किसी वजह से अगर किसी के पास नहीं है या कुछ खो गया है या कुछ है, तो इसके अलावा जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जब हम वोट देने जाते हैं तो उनका भी यूज़ हम कर लेते हैं। क्लियर क्लास? आज के लिए क्लास हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हों। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं, और इसका जो अभी पूरी प्रोसेस है उसे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करके उसे तब हम ये निष्कर्ष जान पाएंगे पूरी प्रक्रिया को देखकर कि आखिर जो इलेक्शन है वो लोकतांत्रिक है या नहीं। तो क्लास हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और आप इनका आंसर अपने नोटबुक में करेंगे, ठीक है, और वो मुझे सेंड करेंगे आप लोग। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर बताना है आप लोगों को। सेकंड, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आप बताएंगे। भारत में किस आयु के व्यक्ति वोट दे सकते हैं, और एपिक की फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को। तो ये सारा आप नोटबुक में रिटन करके और मुझे सेंड कर देंगे। इसके अलावा हमारा एक आज का होमवर्क है, और होमवर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो क्या है, आपका लोकसभा क्षेत्र क्या है, और लोकसभा चुनाव क्षेत्र उसका पता लगाएंगे और उसका नक्शा भी बनाएंगे क्लास आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चलिए फिर घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।